हेलो एवरीवन। जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि एक रिवीजन के तौर पे जितने भी सिलेबस मेंशन हैं सीटेट के एग्जामिनेशंस में, उसको मैं शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से कंप्लीट कराऊंगा। और उसी क्रम में ये हमारा पहला वीडियो है जो मैथ का है। मैथ का पहला वीडियो सिलेक्ट करने का एक ही रीज़न है कि इससे संबंधित जो अवधारणाएं हैं, जो शिक्षण शास्त्र है, उनके जो विभिन्न आयाम हैं, उसको हम जानते हैं कि तार्किकता क्या होता है, इसका प्रयोग क्या होता है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे रेटिंग स्केल्स, दैनिक जीवन में उपयोग, कौशल विकास में कैसे। तो ये जो अन्य जो आयाम है, उसको हम किन किन माध्यमों से समझते हैं, उनका क्या उपयोग है, उन सभी बिंदुओं को एक ही वीडियो में इसमें कंप्लीट करेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही कम समय में और आपको बहुत ज़्यादा आउटपुट देगा, और आप एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले अपने आप को सहज महसूस करेंगे। और इन वीडियोस के माध्यम के बाद आप ज़रूर कुछ स्कोर बेहतर करेंगे। हो सकता है किसी का बहुत ही कमज़ोर है तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, और जो पहले से ऑलरेडी 100+ स्कोर कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं 5, 10, 15 मार्क्स तक गेन कर सकते हैं। बस आपको चीज़ों को समझना है, अवधारणाएँ क्या हैं, और कुछ नहीं है इस शिक्षण शास्त्र में, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे एक दो सिद्धांतवादी ने जो सिद्धांत दिए हैं उनके भी सिद्धांत देखेंगे जो कभी कभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और उसके अलावा विभिन्न जो एस्पेक्ट्स है इस पेडागोगी का, उसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले हम लोग समझते हैं पहला जो इसका टॉपिक है, जो सिलेबस में मेंशन है, वो है पाठ्यचर्या में गणित का स्थान। यानी जो पाठ्यचर्या है उसमें गणित का क्या स्थान है, इसका क्या उपयोग है, इसके क्या कारक है, ठीक है। तो इसमें है पहला टॉपिक के अंतर्गत जो पहला इसमें आता है सब टॉपिक, वो है कि इसका महत्व क्या है, किन किन चीज़ों में इसके महत्व है और इसके क्या क्या काम है, ठीक है। तो पहला है निर्णयन, यानी निर्णय लेने की क्षमता में गणित का महत्व है। ये बहुत ही शॉर्ट में जाना है, इसलिए हम लोग सिर्फ उदाहरण लेंगे ये हर टॉपिक का, और थोड़ा थोड़ा इसको एक्सप्लेन करके आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो निर्णय लेने की क्षमता में गणित का बहुत महत्व है। उदाहरण के लिए आप ले लो कि जैसे कक्षा 10 के परिणाम जो मुख्य रूप से संख्याओं के रूप में उपलब्ध होते हैं, यानी जो मार्क्स जो आते हैं, जैसे आपने मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया तो उसके 500 मार्क्स में किसी के 250 मार्क्स आए, किसी को 300, तो वो क्या होता है, नंबर में लिखे होते हैं, ठीक है। हालांकि हम इन संख्याओं को संशोधित करने के बाद निष्कर्ष निकाल सकते हैं, और अंत में जो उसका अनुपात होता है, यानी कि जो 500 मार्क्स में आपने जो मार्क्स ज्ञान अर्जित किया, जो मार्क्स आपने अर्जित किया, तो उसके कितने परसेंटेज आते, कितने अनुपात, कितने रेशियो, यानी आपने जो मार्क्स गेन किए उसके आधार पे क्या होता है कि फर्स्ट डिवीज़न, अगर आपने 500 में 300 मार्क्स गेन किए तो वो क्या हुआ 300, यानी ये आपके फर्स्ट डिवीज़न रैंक में निर्णय ले रहा है, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है निर्णयन। अगर सेकेंड डिवीज़न कम मार्क्स है 45%, तो क्या कि 45% में आपका निर्णय ले रहा है। इसी आधार पर आप दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे स्कूल्स में एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है। तो एग्ज़ाम होने के बाद जो मार्क्स आते हैं और मार्क्स का जो अनुपात रहता है, ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है, किसी के ज़्यादा मार्क्स आते हैं, किसी के कम। तो उसमें जिसके अनुपात यानी जिसके नंबर ज़्यादा रहते हैं उसे क्लास का टॉपर, कॉलेज का टॉपर मान लिया जाता है, और जिसके कम रहते हैं उसे क्लास का सबसे निचला यानी कम मार्क्स वाला बच्चा मान लिया जाता है। तो इसे कहते हैं निर्णयन, यानी निर्णयन में गणित का महत्व है। दूसरा है प्रायोगिक अधिगम, यानी प्रयोग करने में जो हम सीखते हैं उसमें क्या है, तो ये बेसिकली प्रायोगिक अधिगम यानी जो हमारी दिमागी रुचि है उसको बढ़ाता है। जैसे आप देखो कि अगर आपको ऐड सब्ट्रैक्ट आ रहे हैं, तो अगर आप माइंड में कैलकुलेट करोगे तो आपकी दिमागी कसरत में वृद्धि करता है। तो इसी कहा जाता है प्रायोगिक अधिगम, यानी आप प्रयोग करते हो, ठीक है। यानी आप लॉजिकल, आपने देखा हो कि शॉर्टकट सीखना, अलग अलग विधि सीखना एक ही गणित को, या तो ये आप क्या कर रहे हो, प्रयोग कर रहे हो। अगला है तार्किकता। तो तार्किकता का बेसिक अर्थ है कि आप तार्किक यानी लॉजिक के आधार पर कोई चीज़ों को करते हो। उदाहरण के लिए आप ले सकते हो कि कोई प्रश्न आप जान रहे हो, ठीक है। तो उसका क्या है कि आप उसको
तार्किकता बता रहे हो कि इसके ये आयाम होंगे, इसको इन माध्यमों से सॉल्व कर सकते हैं, इसका क्या महत्व है। तो ये तार्किकता में भी गणित का बहुत बड़ा महत्व है, यानी आपको लॉजिकल बेस्ड जो माइंड है उसको तैयार करने में ये मदद करता है। दूसरा है ज्ञान के आधार में वृद्धि, यानी जो ज्ञान जो है जो हम लर्निंग करते हैं, जो हम नॉलेज प्राप्त करते हैं, उसके आधार यानी आप नई चीज़ें सीखते हो। जैसे अगर आप अलग विषय सीखते हो तो उसमें क्या ज्ञान का प्रयोग है, उसमें क्या मैथमेटिक्स का महत्व है, तो उसका जो आधार है उसमें वृद्धि करता है। ये अध्ययन और नियमित अभ्यास में सुसंगतता बनाती है, यानी अगर आप जो लर्निंग कर रहे हो, जो अध्ययन स्टडी कर रहे हो और जो रेगुलर प्रैक्टिसेस कर रहे हो, उन दोनों में एक संतुलन बनाता है, ठीक है। तो उसी के आधार यानी उसके मध्य के चीज़ों को विकसित करता है। अगला है वयस्क साक्षरता का उन्मूलन। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, जैसे भुगतान वगैरह करना, कर वगैरह अदा करना, तो ये सब क्या है, इकोनॉमिकल सेक्टर की जो चीज़ें हैं, तो उसमें क्या करता है कि साक्षरता उसमें जो है उसमें वो वृद्धि करता है। अगर आपको कर का नॉलेज है, कर कैसे निकलता है, भुगतान कैसे होता है, तो ये सब चीज़ें हैं। अगला है चरण दर चरण दृष्टिकोण। यहाँ पे क्या होता है कि बेसिकली ज्ञात से अज्ञात, यानी आप प्रारंभिक ईयर में जब आप 5वीं कक्षा में पढ़ाई करते हो तो उस समय आपको मैथ की बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन धीरे धीरे आप चीज़ों को सीखते हो। पहले आप नंबर को जानोगे कि ज़ीरो क्या होता है, एक क्या होता है, फिर उसके बाद उन्हीं नंबर को आधार बनाकर आप जोड़ना सीखते हो, फिर घटाना। तो ये क्या हो रहा है कि चरणबद्ध तरीके से आप चीज़ों को सीख रहे हो, यानी अब अभी आपके पास ज्ञात नहीं है, ठीक है, और उसके बाद धीरे धीरे आप चीज़ों को सीख रहे हो। ये हमने महत्व को जाना। अब स्कूली पाठ्यचर्या में गणित का क्या स्थान है, यानी इसका क्या स्थान है, पहले हमने महत्व का देखा। तो पहला है अंतर विषयक अधिगम। अंतर विषयक का एग्जाम्पल क्या होता है, तो अंतर विषयक अधिगम का अर्थ होता है कि अन्य जो क्षेत्र है, अन्य जो विज्ञान के क्षेत्र है उसमें इसका क्या उपयोग है, अन्य जो सब्जेक्ट है उसमें इनका क्या उपयोग है। तो आप उदाहरण के लिए ले सकते हो ज्यामिति, वास्तुकला, प्रबंधन, इन सब में भी कहीं न कहीं अंतर विषयक आप देखते होगे कि जो वास्तुकला वगैरह का निर्धारण होता है तो उसमें गणित को लगाया जाता है कि कहाँ पे कितने मापदंड होने चाहिए, किन हिसाब से चीज़ों को करना चाहिए, तो उसी को कहते हैं अंतर विषयक अधिगम, ठीक है। दूसरा है विभिन्न मूल्यों का विकास। अब देखो गणित अगर आप सीखते हो तो सिर्फ गणित आप जोड़ घटाव नहीं सीखते हो, बल्कि उसके अलावा आप तार्किकता, तर्क का विकास करते हो। सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों को विकसित करने में ये मदद होता है कि किस प्रकार से इसका उपयोग करें, ठीक है। अगला है गणित रखने हेतु कारण क्या है। जैसे अगर स्कूल पाठ्यचर्या है तो उसमें गणित क्यों रखा जाता है, तो पहला है कौशल विकास, यानी गणित के माध्यम से आप क्या करते हो कि कौशल, आपके जो इनपुट है उसमें कहीं ना कहीं कौशल विकास के माध्यम से गणित को रखने से कौशल विकास का उन्मूलन होता है, उसका उद्धार होता है, ठीक है। यह नीति निर्माताओं, शिक्षक द्वारा इनपुट की अपेक्षा की जाती है। अब अगर देखो कि जैसे उद्योग क्षेत्रों में या कहीं आप वर्क कर रहे हो तो वहाँ पे क्या होता है कि गणित के नॉलेज होना चाहिए, जैसे जोड़ हो, घटाव हो, तो आपको तो काम करने आता है, ठीक है, लेकिन उसको और ज़्यादा प्रभावी बनाने के लिए गणित विषय को जानना आवश्यक हो जाता है। दूसरा है भविष्य की संभावना, यानी गणित का उपयोग भविष्य में क्या है। तो इसका ऑप्शन है कि जैसे आप विभिन्न एग्ज़ाम देते हो, जैसे एसएससी का एग्ज़ाम दे दिए, यूपीएससी का दिए तो उसमें सीसेट पेपर है, सीडीएस की दिए, तो इन सब सब्जेक्टों में क्या होता है कि गणित को बहुत ही ज़्यादा मान्यता है, तो इन सब में भी इसका प्रयोग होता है। अगला है अभिगणना। अभिगणना का है जैसे आप किसी गणित के माध्यम से इसका उपयोग करके कोई सिस्टम को बना रहे हो, कोई एप्लीकेशन को बना रहे हो, कोई सॉफ्टवेयर विकसित कर रहे हो, ठीक है। अगला है बैंकिंग गतिविधियाँ। बैंकिंग गतिविधियाँ से यहाँ का अर्थ है बैंकिंग गतिविधियों का अर्थ है कि अगर आप बैंकिंग सेक्टर में आपकी जॉब लगती है, ठीक है, तो उसमें बेसिकली जो वर्क होता है वो क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे होता है, तो उसमें आपको
ज्ञान होना चाहिए कि कैसे बैंकिंग सेक्टर में कौन-कौन से चीज़ें हैं, कैसे उसमें एक स्केल बनते हैं, कैसे उनके मानदंड बनते हैं, कैसे उसके परसेंटेज निकाले जाते हैं। तो बैंकिंग क्षेत्र में इसका उपयोग है। तार्किकता सोच की विकसित होती है। बिल्कुल, अभी हमने पीछे देखा कि कैसे विभिन्न जो शाखाएँ हैं भौतिकी के, तो उसमें तार्किकता सम्मेलन बनता है। जैसे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे, फिज़िकल केमिस्ट्री पढ़ोगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या इसके अलावा जीव विज्ञान में पढ़ोगे तो बायोटेक्नोलॉजी में। तो इन सब में कैसे एक दूसरे से कनेक्टिविटी है, ठीक है? कैसे अनुशासन में, सोच में कैसे आप तर्क के माध्यम से चीज़ों को करते हो। तो ये हो गया तार्किक सोच, और वही अलग-अलग जो आधार है विज्ञान का उसमें काम आता है। तो इन जो 3 एस्पेक्ट्स जो हैं मैथ का, उसका महत्व क्या है, इसका कारण क्या है रखने का, ठीक है? तो उसका एक निष्कर्ष के तौर पे देख लेते हैं। उपरोक्त सभी चर्चाओं से पता चलता है कि गणित न केवल अकादमिक बल्कि जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी बड़ा महत्व है। भविष्य की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए छात्रों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने हेतु इस विषय को पढ़ाने समय की आवश्यकता है। छात्रों को पर्याप्त कुशल होना चाहिए और गहरा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। शिक्षकों को उनके लिए एक शिक्षार्थी केंद्रित, कौशल उन्मुख, उद्देश्य आधारित शिक्षाविदों को अपनाना चाहिए। करके सीखना, लाइव परियोजनाएं, श्रव्य दृश्य साधन का उपयोग, समूह अध्ययन उन्हें बेहतर करना कुशल नागरिक बनाएगा, जिससे देश में वित्तीय साक्षरता का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। तो बेसिक जो फंडामेंटल है वो जो है गणितीय अध्ययन का, वो है कि आपको जो सोच है, जो आपका मानसिक जो वृद्धि है, उसमें तार्किकता पैदा करना, उसमें अलग-अलग चीज़ों के प्रति आकर्षण करना, उसमें रुचि लाना, ठीक है? उसमें अगर कौशल है तो उसमें कौशल का विकास स्थापन करना। अलग जैसे विज्ञान के जो और अनेक शाखाएँ हैं, भौतिकी विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, उनके साथ समन्वय स्थापित करना है। तो ये सभी गणित का एक फंडामेंटल्स है, ठीक है? बेसिक जो है इसका मूल जो तत्व है वो गणित का यही है। टॉपिक नंबर 2 है इसका, वो है संकल्पना और गणित अध्यापन की प्रकृति। इसमें पहले हम लोग देख लेते हैं कि कुछ जो गणितज्ञ हैं जिन्होंने इसके गणितीय शिक्षण शास्त्र में उन्होंने सिद्धांत दिए हैं, उनमें पहला है लॉ की। इससे प्रश्न बनने की संभावना रहती है। इन्होंने कहा है कि गणित दिमाग में तर्क शक्ति की आदत बनाने का एक माध्यम है, ठीक है? बेंजामिन पियर्स ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि गणित एक विज्ञान है जो आवश्यक निष्कर्ष निकालता है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसका क्या निष्कर्ष निकला। उन्होंने जो बातें कही कि ये तर्क शक्ति की बनाने का एक माध्यम है, या विज्ञान की एक आवश्यक निष्कर्ष है, तो इसकी क्या-क्या उन्होंने बातें कही। देखो, एक-एक पॉइंट जो मैं बोल रहा हूँ बस इसको समझना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। आपने जितना पढ़ना था पढ़ लिया, बस इन चीज़ों को सुनो और समझो कि क्या होता है। तो गणित गणनाओं का विज्ञान है। गणित विभिन्न विषयों की प्रगति का विज्ञान है। गणित विज्ञान का एक अमूर्त रूप है, यानी इसको आप एक क्रम वाइज सीखते हो, धीरे-धीरे अज्ञात से ज्ञात की ओर जाते हो, ठीक है? गणित तार्किक योग्यता का विज्ञान है, यानी आप इसमें लॉजिक लगाते हो, इसमें विभिन्न माध्यमों का प्रयोग करते हो। आप एक ही गणित को कई माध्यमों से सॉल्व करने का प्रयास करते हो। इसमें जो मैंने टिक लगाई है, ये इसलिए लगाई है कि पिछले 10 साल के प्रश्न इन्हीं विषयों के आधार पे आए हैं, ठीक है? तो इसलिए इन चीज़ों को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। और ये मैंने पहले ही कहा कि ये रिवीजन है, तो आपको चीज़ें सारी बताई जाएगी, बस आपको समझना है, ठीक है? आपको जो पढ़ना था पढ़ लिया, आपने नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं। इन वीडियोज़ के बाद भी अगर आपके पास थोड़ी भी कॉमन सेंस है, तो आप डेफ़िनेटली इस एग्ज़ाम को पास करोगे। मैंने जो लास्ट ईयर पढ़ा है या इस साल मैं पढ़ रहा हूँ, सभी को आधार बनाया हूँ इस वीडियोज़ में, ठीक है? अगला है शुद्ध नहीं, ये नहीं, ये इम्पोर्टेंट नहीं, ये इम्पोर्टेंट है। गणित की प्रकृति क्या, नेचर क्या है? गणित की स्वयं की अपनी भाषा है। इसका अर्थ है गणितीय अवधारणा, पद, चिन्ह, सूत्र और सिद्धांत। यानी जो गणित है उसमें क्या-क्या इस्तेमाल होता है। आप देखते हो कि चिन्ह इस्तेमाल होते हैं कि ये क्या-क्या है, कॉस थीटा है, साइन थीटा है, या ये डिग्री है, सॉरी इसके कितने एंगल बनते हैं, ठीक है? तो ये है।
पद है, चिन्ह है, सूत्र है, कौन-कौन सूत्रों के माध्यम से इसके फ़ॉर्मूला निकलेंगे। तो ये इसका एक प्रकृति है, नेचर है। गणित का ज्ञान पूरे ब्रह्मांड में हर जगह हर समय एक ही रहता है, यह बदलता नहीं, यानी ये फिक्स है। अगर किसी का मान 1 है तो वो पूरी दुनिया में एक ही रहेगा। गणित एक यथार्थ विज्ञान है। इसका ज्ञान हमेशा स्पष्ट, तार्किक, व्यवस्थित होता है, जिससे उसे आसानी से समझा जा सके या हाँ अथवा नहीं, सही या गलत जैसे सटीक उत्तर प्रदान करता है। यानी जो गणित ही एकमात्र विज्ञान है जहाँ पे अगर आप उसको हल करते हो तो आपको एक सही उत्तर मिलेगा, यानी आपको एक भटकाव की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। ठीक है। गणित का ज्ञान हमारे इंद्रियों द्वारा विकसित किया गया, इसलिए यह सटीक और विश्वसनीय है। गणित में व्याख्यात्मक अवधारणाओं को मूर्त रूप में बदला जाता है। विज्ञान और उसकी विभिन्न शाखाओं में इसका ज्ञान उपयोगी होता है। उदाहरण के लिए भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान। आप भौतिकी पढ़ोगे, फिजिक्स पढ़ोगे तो उसमें जो अंकों का निर्धारण होता है या आप सॉल्व करते हो तो उसमें भी गणित का उपयोग होता है। केमिस्ट्री में आप इनऑर्गेनिक के ज़्यादातर या फिजिकल जो केमिस्ट्री है उसमें जब आप क्वेश्चंस को बनाओगे तो उसमें गणित की उपयोगिता है। जीव विज्ञान में मैंने बताया कि बायोटेक्नोलॉजी अगर आप जाते हो तो इंजीनियरिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ एक क्षेत्र है, तो वहाँ पे इसकी बहुत ही ज़्यादा उपयोगिता है। टॉपिक नंबर 3 है गणित शिक्षण की तकनीक। तो इसमें अलग अलग आयाम है। उसमें पहला है गृह कार्य, यानी गृह कार्य का क्या तकनीक है और उसका क्या महत्व है। मैंने जो टिक लगाया है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बाकी वो जो रहते हैं, देखो बुक में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं लेकिन सब नहीं पढ़ने पड़ते, इसलिए इसको मैंने रिवीजन के तौर पे रखा है कि आपको उन्हीं चीज़ को पढ़ना है जो एग्ज़ाम में काम आएंगे। बाकी आपने जितने एक्स्ट्रा चीज़ पढ़े उसको कोई बात नहीं, पढ़ लिया, लेकिन यहाँ पे आपको स्पष्ट हो जाएंगे कि कितना पढ़ना था। यह नियमितता और कठोर परिश्रम की आदत विकसित करता है। यह माता पिता और विद्यालय के मध्य घनिष्ठ संबंध बनाता है। इसका अर्थ क्या हुआ, यानी देखो गणित सीखने की जो चीज़ें हैं ये आपको एक दिन में नहीं आएंगे, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको अपने तर्क शक्ति का विकास करना पड़ेगा, आपको लॉजिक लगाने होंगे कि इसका उत्तर किन किन माध्यमों से निकाला जा सकते हैं। आपने यहाँ पे जो घनिष्ठ संबंध जो विद्यालय माता पिता से, इसका तात्पर्य है कि आपने देखा होगा कि गणित कई कार्यों में उपयोगी होती है। घरेलू काम में जैसे हिसाब लगाना, कोई सामान लाना, घर की जो मंथली जो होती है खर्चे, उसका ब्यौरा रखना, इन माध्यमों से। इसके अलावा होता है आप समाज में एक अवधारणा भी है कि जिसके गणित अच्छे है वही सबसे अच्छे विद्यार्थी और सबसे तेज विद्यार्थी माने जाते हैं। ठीक है। यह बच्चों में स्व अध्ययन की आदत विकसित करता है, यानी सेल्फ स्टडी पे ये सेल्फ नॉलेज का जो अभिलाषा होती है उसमें ये विकास करते हैं, यानी इसको चीज़ों को सीखने। आप देख रहे होंगे अगर आप गणित जब आप सॉल्व करते हैं तो उसमें आप अगर एक गणित सॉल्व करते हो तो आप सोचते हो कि इसके अन्य जो क्वेश्चन है इससे संबंधित उसको भी सॉल्व करूँ। तो ये क्या होता है कि स्व अध्ययन को प्रोत्साहित करता है। गृह कार्य का क्या दोष है, यानी सेल्फ स्टडी, यानी आप घर पे जो काम करते हो, इसका गृह कार्य के क्या दोष है, तो ये कुछ छात्रों में तनाव पैदा करता है। यानी आप घर पे अगर सारी चीज़ें करते हो तो कभी कभी क्या होता है कि ये वहाँ पे आप एकम अवस्था में रहते हो, आप अकेले सारी चीज़ों को करो तो कभी कभी तनाव की स्थिति, भ्रम की स्थिति पैदा कर देती है, जिससे आपके जो विकास है वो रुक जाते हैं। यह कार्य के लिए उपयुक्त स्थिति प्रदान नहीं करता, यानी ये निर्भर है आप कहाँ पे हो, कितने ग्रुप्स में हो, वहाँ पे किन प्रकार के आपके रिलेटिव्स हैं, आपके घर वाले, तो उस पे निर्भर करता है कि कैसा है। अगर आप एक ग्रुप में हो जहाँ पे सभी मैथ बना रहे हैं तो वहाँ पे सभी अच्छे करेंगे, अगर सभी पढ़ रहे हैं तो सभी पढ़ते हैं। लेकिन घर पे क्या होता है कि आप अगर कोई दूसरा एक्टिविटी करता है तो कभी कभी आप भ्रमित हो जाते हो। अगला है असाइनमेंट का महत्व। ये छात्रों में विश्वास और उपलब्धि की भावना विकसित करता है। उपलब्धि और विश्वास की यहाँ से क्या तात्पर्य है, तो इसका तात्पर्य ये है कि असाइनमेंट के माध्यम से पता चलता है कि आप कोई चीज़ों को अपने द्वारा लिखते हो, अपने द्वारा उसमें क्रियाएं करने का प्रयास करते हो। असाइनमेंट का उद्देश्य छात्रों में प्रयोगात्मक कौशल को बढ़ावा देना, यानी प्रैक्टिकल जो चीज़ें हैं आप कैसे विभिन्न माध्यमों को, विभिन्न स्रोतों को एक माध्यम से प्रस्तुत करते हो, उसको बढ़ावा देता है।
असाइनमेंट के नेगेटिव क्या है, तो यह कमज़ोर विद्यार्थी इसमें पीछे रह जाते हैं और वो दूसरों की कार्य नकल करते हैं। आप देखते होंगे कि जो कमज़ोर विद्यार्थी है वो असाइनमेंट की कॉपी खरीद लेते हैं या मार्केट से बुकलेट खरीद कर चोरी करते हैं, तो ये इसका दोष है, यानी उसमें सीखने की जो क्षमता होनी चाहिए थी वो विकसित नहीं हो पाती है। शिक्षण की यह तकनीक समय खर्चीली है और प्रक्रिया बोझिल है। असाइनमेंट में होता क्या है कि आपको एक एग्ज़ाम भी देने हैं और उसके अलावा एक और एग्ज़ाम की तरह घर पे करने हैं। तो इससे क्या होता है कि आपको समस्या भी होती है कि एग्ज़ाम प्रिपरेशन करने हैं और उसके अलावा असाइनमेंट भी बनाने हैं, तो कहीं न कहीं आपकी बोझिल सा ये लगता है। अगला है लिखित कार्य। लिखित कार्य का क्या महत्व है? लिखित कार्य गणित में लंबी समस्याओं को हल करने में सहायक है। लंबी समस्याओं का अर्थ है यहाँ पे कि अगर आप जैसे कोई चीज़ें कर दो, जैसे आपको आंसर राइटिंग नहीं आ रहा है, आप अपने आप को प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हो या जो आपके मन की बातें उसे अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे हो, तो आप क्या करते हो कि आप लिखना चालू करते हो और धीरे-धीरे आपको पता चलता है कि मैंने ये चीज़ मिसिंग किया, तो वो आप अगले टर्म में उसको ऐड करते हो। तो इससे क्या होता है कि इससे आपको जो लंबी जो चीज़ें हैं या जो सीखने की जो क्रियाएँ हैं उसमें मदद मिलती है और आप चीज़ों को समय दर समय आप उसमें अच्छा करते चले जाते हो। गणित शिक्षण की यह तकनीक छात्र का मानसिक विकास करने में बहुत सहायक है। मैंने बोला कि आपको सोचने के लिए ये प्रेरित करती है। आपकी भावनाओं को ये जागृत करती है कि आपके मन में जो चल रहा है या जो आप सोच रहे हो, जो आप समझ रहे हो, उन सारी चीज़ों को अभिव्यक्त करने का लिखित माध्यम आपको अवसर प्रदान करता है। इसके क्या दोष है? यह गणित शिक्षण की अधिक समय खर्चीली और मेहनत कश तकनीक है। यानी आप जो एक क्वेश्चन का उत्तर आप लॉजिकल माइंड के द्वारा निकाल सकते हो, अगर उसको आप फार्मूला बेस में निकालते चलोगे तो वो क्या होगा कि आपका जहाँ 5 सेकंड में क्वेश्चन बन सकता था वो 20 सेकंड में बने, तो इसलिए इसे खर्चीला और मेहनत कश कहा गया है। समूह कार्य का क्या महत्व है? समूह छात्रों की बौद्धिकता के स्तर और उपलब्धि के आधार पर बनाया जाना चाहिए, अतः समूह एक समान होना चाहिए। देखो, कभी-कभी क्या होता है कि अगर किसी समूह में आप हो और वहाँ पे आप कमज़ोर विद्यार्थी हो और आपसे कोई तेज़ है, तो आप किसी गतिविधि को करना चाहोगे या किसी टॉपिक को करना चाहोगे, अगर सामने वाला तेज़ है तो वो क्या चाहेगा कि मैं फ़ास्ट करूँ और आप चाहेंगे कि मेरे हिसाब से हो, तो उस समय आप पिछड़ जाते हैं। इसलिए समूह कार्य में इस बात का ध्यान देना बड़ा आवश्यक है कि आप जिस माइंड के हैं, आप जो सोचते हैं, अगर उस प्रकार के सभी समूह में रहेंगे तो सारी क्रियाएँ एक साथ होगी। किसी में आगे बढ़ने की लालसा नहीं होगी या किसी में यह भावना नहीं होगा कि मैं पीछे रह गया। तो इसलिए हमेशा इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि सभी की जो उपलब्धि है या जो सभी की जो सोचने की क्षमता है उसके अनुरूप ही समूह का निर्धारण हो। समूह कार्य चर्चा और व्याख्या के माध्यम से समझ विकसित करने में मदद करता है। आपने देखा होगा कि कॉम्पिटिटिव जब एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें लोग समूह बनाते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं। इसमें क्या होता है कि आप विभिन्न एस्पेक्ट को डिस्कस करते हो। जैसे अगर आप 10 लोग बैठे हो तो 10 माइंड्स वहाँ पे बैठे हैं। कोई हो सकता है कि भारत पे अगर बात चले, एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप ले लो कि भारत है, तो भारत के विषय में बात चला तो कोई हो सकता है बोले कि भारत ये है, भारत की जनसंख्या इतनी है, भारत की विशेषताएँ इतनी हैं। हो सकता है कोई दूसरा व्यक्ति वो कहे कि भारत में ये दोष है। भारतीय संस्कृति या भारतीय परिप्रेक्ष्य में कुछ नकारात्मक चीज़ें उत्पन्न हो रही। कोई तीसरा वो ये कहेगा कि भारत और विदेशी संबंध ऐसे हैं। कोई चौथा होगा तो वो ये कहेगा कि भारत और पाकिस्तान के संबंध में ये कमियां हैं, इसलिए दोष उत्पन्न हो रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है कि अलग-अलग जो अवधारणाएँ हैं वो एक साथ यहाँ पे शामिल होते हैं और इससे क्या होता है कि आपकी जो मानसिक क्षमता थी उसमें वृद्धि होता है। यह समूह सदस्यों में प्रतिस्पर्धात्मक सहयोग बनाता है, यानी कोऑपरेटिव बनाता है। जो कॉम्पिटिटिव जो होता है वहाँ पे वो कोऑपरेटिव स्थापना करता है। यानी कि आप जो अकेले करते तो हो सकता था कि आप पीछे रह सकते थे, लेकिन वहाँ पे आपने 10 लोगों को चीज़ें करते हुए देखा और 10 लोग एक माइंड के हैं, तो आप में क्या एक प्रतिस्पर्धात्मक सहयोग उत्पन्न कर रहा है कि सभी आप एक ही चीज़ों को कर रहे हो और यहाँ पे आपको किसी अन्य से पिछड़ने की संभावना नहीं है। इसके क्या-क्या दोष हैं? समूह कार्य में करने के दौरान निजी अथवा स्वतंत्र जगह की जगह नहीं होती।
बिल्कुल, देखो कि जब आप किसी समूह में हो तो वहाँ पे इस बात का ज़रूर ध्यान रखा जाता है कि अगर किसी विषय पे चर्चा हो तो सार्वभौमिक हो, समावेशी हो, वहाँ पे सभी लोगों का एक समान मत हो, या अगर विभिन्न एस्पेक्ट्स भी हो तो उसके सारांश एक ही महत्व पे केंद्र बिंदित हो। ठीक है? तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर आप चल रही बात आम की विशेषता पे और आप चाह रहे हो कि मैं सेब की विशेषता बताऊँ, तो उस चीज़ की वहाँ पे जगह नहीं होती। समूह कार्य में निर्णय आने में समय लगता है। देखो, अगर समूह में हो तो आप क्या हो कि आप हर एक व्यक्ति पे निर्भर हो कि सबका साथ में निर्णय आएगा। ये ज़रूरी नहीं कि अगर आपने अपनी बातों को रख दिया तो आपके बातों को आधार बनाकर निर्णय को प्रस्तुत किया जाए। ठीक है? समूह कार्य में व्यक्ति के लिए कार्य से बचना और उसे दूसरों के भरोसे छोड़ना बहुत आसान है। अगर आप किसी ग्रुप में हो, अगर 10 में 9 व्यक्तियों ने काम कर लिया, तो अगर आप अब्सेंस हो तो आपको वहाँ पे ये नहीं माना जाए कि आप अब्सेंस हो तो अगले दिन उसको पूरा करो, बल्कि ये माना जाएगा अगर आप अब्सेंस हो तो आप एक दिन पिछड़ गए। अब वो आपकी ज़िम्मेदारी है कि वो स्वयं की क्रियाओं द्वारा जो आपने अब्सेंस किया है उसको पूरा करें। स्व अध्ययन सेल्फ स्टडी, इसका महत्व क्या है? गणित शिक्षण की इस तकनीक में बच्चा स्वतंत्र रूप से कार्य अथवा अध्ययन करता है, यानी आपको यहाँ पे कोई बैरियर नहीं है। आप अगर चाह रहे हो कि किसी भी माध्यम से मैं स्व अध्ययन करूँ, सेल्फ स्टडी करूँ, आप अभी जैसे मैथ होता हो सकता है कि सेल्फ स्टडी ग्रुप में आपको इसके केसी सिन्हा बुक बनाने हैं तो आपको केसी सिन्हा ही बनाने पड़ेंगे। लेकिन सेल्फ स्टडी का फ़ायदा है कि आप केसी सिन्हा के साथ आर.एस. अग्रवाल भी बना सकते हो, आप भारती भवन की भी पुस्तकें बना सकते हो। यह खाली समय को प्रयोग करने की सबसे अच्छी विधि है। यानी आपके पास खाली समय, अभी आपने क्लास कर लिया और क्लास आने के बाद आपको लगा कि अभी तो मैं खाली बैठा हूँ, तो हो सकता है कि आप यहाँ पे कुछ बुक लेकर पढ़ लो। तो स्व अध्ययन यानी सेल्फ स्टडी में आपको अलग करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। यह छात्रों में विषय के प्रति रुचि विकसित करता है। स्व अध्ययन में क्या होता है कि आप किसी पेपर को ले रहे हो तो आप उसमें होता है कि चले जाते हो, अगर आपको उसमें अच्छा लग रहा है उस चीज़ को करने में, तो आप उसके प्रति और संवेदनशील होते हो और उसकी गहराइयों में उसे जानने के लिए प्रेरित होते हो। यह दिमागी क्षमता को बढ़ाता है। इसके क्या दोष हैं? शिक्षण के अभाव में विषय को समझना मुश्किल हो जाता है। सेल्फ स्टडी में यही एक सबसे बड़ा दोष है कि अगर आपको कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हो, लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर आपको अच्छे से इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप हो सकता है कि भटक जाओ। आपसे पूछा जाएगा एग्ज़ाम में, बताइए कि सीडीपी की क्या अवधारणाएँ हैं, सीडीपी के क्या लक्ष्य है, सीडीपी के क्या महत्व है, ठीक है? पूछे जाने की संभावना ये है। और आप क्या पढ़े जा रहे हो कि सीडीपी ऐसे है, सीडीपी वैसे है। जैसे अभी गणित का मैंने पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें क्या है कि पूछे जाने की संभावना है कि गणित का महत्व क्या है, गणित रखने के कारण क्या है, गणित में विभिन्न एस्पेक्ट्स क्या हैं। और आप अभी तक सिर्फ ये पढ़ रहे हो कि गणित में ज्यामिति क्या है, गणित में 3D क्या है, ठीक है ना, गणित में रीजनिंग क्या है। तो आप ये इन सब्जेक्टों को पढ़ रहे हो, गणित का अर्थ पढ़ रहे हो, आप गणित का परिभाषा पढ़ रहे हो, लेकिन गणित का अधिगम में क्या पढ़ रहे हो ये नहीं पढ़ रहे हो। तो यहाँ पे आप जो अन्य छात्र है उससे आप पिछड़ जाते हो। ठीक है? स्व अध्ययन में निश्चित नहीं होता कि आप सही चीज़ पढ़ रहे हैं अथवा नहीं। ठीक है? अगला है समीक्षा। समीक्षा का उद्देश्य है यह विस्तृत जानकारी की अपेक्षा मुख्य बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करती है। यह पुरानी सामग्री में नई रुचि विकसित करती है। इसका मुख्य लक्ष्य सिद्धांत पक्का करना होता है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट है ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग का एक समान सा अर्थ क्या है कि जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो तो उसे अगर आप याद करना चाहते हो तो अब क्या जैसे आपने एग्जाम्पल के तौर पे अभी मेरी क्लास आपने देख ली, गणित की इस वीडियो को आपने देख लिया और उसके बाद आपने क्या किया कि आपने सोचना प्रारंभ किया कि मैंने क्या पढ़ा, क्या क्या चीज़ें उस वीडियोज़ में बताई गई है, क्या क्या अलग करने की चीज़ें बताई गई कि एग्ज़ाम में नहीं आ रहा है तो उसको कैसे सॉल्व करना है। तो वो वहाँ पे आप क्या करो, वो ब्रेन स्टॉर्मिंग करो, यानी आप ब्रेन को स्टॉर्म करो, उसे और ज़्यादा सीखने के लिए प्रोत्साहित करो और जो आपने जो पीछे जो चीज़ें सीखी है उसको ब्रेन को याद दिलाने का प्रयास करो। ये इसका बेसिक आप याद रखो। इसका महत्व क्या है? ब्रेनस्टॉर्मिंग व्यक्ति अथवा टीम के रूप में हमारी गहन सोच और समस्या हल करने के कौशल को सुधारता है। इस तकनीक में छात्र अधिक विचार और दृष्टिकोण रखने के लिए स्वतंत्र होते हैं।
अगला टॉपिक है भाषा और गणित के समुदाय। भाषा का विभिन्न अकादमिक शैलियों के साथ एक महत्वपूर्ण संबंध है। भाषा विचार, भावनाओं और प्रतीकों का आदान-प्रदान करने के लिए एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक प्रक्रिया है। गणित की भाषा शैली का वर्णन करने के लिए वाक्य विन्यास यानी सिंटैक्स, व्याकरण यानी ग्रामर, शब्दशास्त्र यानी वोकैबुलरी, लेख यानी डिस्कोर्स और अर्थ यानी मीनिंग जैसे विभिन्न घटक हैं। गणितीय शब्दावली और दैनिक उपयोग होने वाली शब्दावली के बीच अंतर होता है। बच्चे अक्सर इन शब्दावली से भ्रमित होते हैं। एक ही शब्द का अर्थ गणित और गणित के बाहर अलग-अलग अर्थ प्रकट करते हैं, जैसे फेस, शेप, प्लेस, लिमिट्स, रूट्स इत्यादि। इस प्रकार उदाहरण यह सूचित करता है कि गणितीय शब्दावली और रोजमर्रा की शब्दावली में अंतर है। तो बेसिक सा इसका जो अर्थ है भाषा और गणित जो है, तो भाषा का अर्थ होता है कि जो भावनाएं देखो ये भाषा तो एक इसका किताबी ज्ञान है कि एक अभिव्यक्ति और अभिव्यक्त करने का साधन है, लेकिन एक और इसका एक क्या हो सकता है, आप अपने आप से अगर बनाना चाहो तो भाषा का एक अर्थ है कि जो हम विभिन्न लोगों के बीच, ठीक है, एक संचार का माध्यम बनता है। यानी भाषा जो है आप एक दूसरे की चीज़ों को समझने के रूप में प्रयोग करते हैं। और गणित क्या है कि आप कोई चीज़ को, कोई किसी चीज़ को अभिव्यक्त या उसे सूचित करने का आप प्रयास करते हो, ठीक है। तो उसे आप गणित जैसे इसमें दिया हो फेस, शेप, तो आप उसे सूचित कर दो, उसे संदर्भित कर दो कि ये फेस का आकार है, ये शेप का आकार है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप भाषा और गणित को याद रख सकते हो। अगला इम्पोर्टेंट है टॉपिक नंबर 5 जो सिलेबस में अंकित है, वो है मूल्यांकन के तरीके। तो पहले जान लेते हैं मूल्यांकन क्या है। मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक शिक्षण प्रणाली की उपयोगिता तय की जाती है। मूल्यांकन एक माप है जो पारंपरिक परीक्षणों और परीक्षाओं में शामिल होता है। मूल्यांकन यह तय करने का एक तरीका है कि विद्यार्थियों द्वारा वांछित लक्ष्य हासिल किया गया या नहीं, ठीक है। तो ये है किताबी चीज़ें। और एक आप जो समान सा अर्थ है वो मूल्यांकन का अर्थ ये है कि किसी छात्र का जो एक वर्ष में या एक समय में, ठीक है, किया गया कृत्य यानी एक्शन या जो उसके द्वारा जो प्राप्त किए गए लक्ष्य, उसका जो एक साल में अगर या एक महीने या एक हफ्ते में जो निष्कर्ष निकलता है वही मूल्यांकन का बेसिक अर्थ है। अब अलग अलग मूल्यांकन क्या है, जैसे रचनात्मक मूल्यांकन, छात्रों को पढ़ाने के दौरान शिक्षक को सीखने की प्रगति और छात्रों द्वारा सामना की जाने वाली जटिलताओं को इंगित करना और यह देखना कि विद्यार्थियों में कैसे सुधार किया जाए तथा शिक्षण योजना कैसे काम करे, इस बारे में विधिवत प्रतिक्रिया का मूल्यांकन करना होगा। तो रचनात्मक मूल्यांकन का बेसिक अर्थ ये है कि बच्चों को अगर कोई चीज़ समझने में परेशानी हो रही है, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप ले लो कि उसे हिंदी या गणित ही ले लो, जैसे गणित में उसे जोड़ नहीं आ रहा है यानी ऐड करने उसके नहीं आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो कि जैसे आप डायरेक्ट बोर्ड पे 2+3 नहीं लिखकर आप 2 ले लिए कोई सा समान वस्तु, जैसे 2 आपने ले लिए कलम, ठीक है, और 3 एक तरफ कलम, और आपने बताया कि बच्चों ये 2 कलम है और ये 3 कलम है, तो दोनों को जोड़कर कितने कलम होंगे, तो 5। तो ये क्या हुआ कि आपने रचनात्मक, आपने क्रिएटिविटी किया और आपने एक अलग माध्यम से सिखाने का प्रयास किया, तो यही है रचनात्मक मूल्यांकन। दूसरा है सारांश मूल्यांकन। जब शिक्षक एक इकाई को पढ़ाकर पूरा करता है तो वो उससे संबंधित विद्यार्थियों को इस विषय पर और व्याख्यान देना चाहता है। इस बिंदु पर शिक्षक छात्रों की प्राप्ति का आकलन करना चाहता है। यह मूल्यांकन मुख्य रूप से शिक्षण पद्धति को पूरा होने पर तय किया जाता है। देखो जैसे आपने किसी टॉपिक को पढ़ाया, ठीक है, तो आपने किसी टॉपिक को पढ़ाया तो उसके अंत में, जैसे आप मान लो कि आपने पढ़ाया कि
टेंस क्या होता है, ठीक है। तो आपने टेंस को पढ़ाया और टेंस को पूरा पढ़ाने के बाद जब अपने प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों फॉर्म को पढ़ा दिया, तो उसके बाद आपने क्या किया कि एक सारांश के तौर पे, या ये हो सकता है कि आपने इसको लास्ट पे पढ़ा, या बहुत जगह होता है जब आप अपर चीज़ का तैयारी करते हो, सिविल सर्विसेज का तैयारी करते हो, तो उसमें कोई सब्जेक्ट जब स्टार्ट की जाती है तो उसका एक सारांश पहले बता दिया जाता है। इससे क्या होता है कि उसमें जिज्ञासा पैदा होती है कि ये चीज़ें हमें पढ़ने का अवसर प्राप्त होगा। लेकिन अभी हम प्राइमरी और मिडिल स्कूल की बात करें तो हमें उस संदर्भ में क्या है कि बच्चों को अभी कुछ आ नहीं रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जब सारी चीज़ें पढ़ा दी जाती हैं तो अंत में सारांश के रूप में वो सारी चीज़ों को एक शॉर्ट फॉर्म में, यानी अब वहाँ पे हम ये नहीं बताएंगे, जैसे अभी हम लोग ये रिवीजन कर रहे हैं तो अब मैं यहाँ पे एक एक चीज़ को विस्तार पूर्वक नहीं बनाकर बल्कि उसे एक लाइन में बता रहा हूँ। इसका अर्थ यही है कि सारांश में बता रहा हूँ। बस आपको ये समझ जाना चाहिए कि इसका अर्थ ये है। आपने पूरी चीज़ों को पढ़ा है, नहीं भी पढ़ा कोई बात नहीं, लेकिन आपने सिर्फ उसका एक लाइन में समझ लिया कि इसका अर्थ आगमन का क्या है, निदानात्मक का क्या है, तो ये होगा कि मैंने एक सारांश बता दिया कि आगमन का ये है, निदानात्मक का ये है। तो ये हो गया सारांश मूल्यांकन, यानी शॉर्ट फॉर्म में किसी चीज़ को पूरे विषय को बताना। शिक्षा में सुधार के मूल्यांकन तो ये वही है कि कैसे किन प्रकारों से इसका शिक्षा में सुधार के लिए मूल्यांकन करते हैं, कौन कौन सी विधि अपनानी चाहिए। इसके अलावा है जैसे गैर परीक्षण तकनीक, यानी हमने शिक्षण पद्धति में जो रचनात्मक है या अलग अलग जो चीज़ें करते हैं उसके अलावा कौन माध्यम से मूल्यांकन करते हैं। जैसे रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल एक प्रणाली है जिसके माध्यम से एक शिक्षक निर्णय लेता है कि क्या छात्र गणित में रुचि व्यक्त कर रहा है या नहीं। इसलिए यह व्यवहारिक सुविधा का एक सेट है जिसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इस पैमाने में 3 या 5 श्रेणियों के पैमाने ही हो सकते हैं। अगर शिक्षक को ज़रूरत हो तो वो इसमें और श्रेणियाँ जोड़ सकते हैं। रेटिंग स्केल का अर्थ है कि किसी का क्या उन्होंने पढ़ा, क्या-क्या चीज़ें सीखी, तो उस आधार पे रेट करना। जैसे आप अगर स्कूलों में ये चीज़ बहुत नहीं प्रचलित है, लेकिन जैसे अगर आप फ़िल्म देखते हो तो क्या होता है कि वहाँ पे वेबसाइट पे दिया जाता है कि कोई फ़िल्म है, मान लो जैसे थ्री इडियट मूवी है, तो वहाँ पे रेटिंग किया जाता है कि थ्री इडियट मूवी में 10 में इसको 5 रेटिंग मिले, 9 में रेटिंग मिले या 10 में 10 रेटिंग मिले। तो यही कहा जाता है कि एक स्केल है जिस पे उसे रेट दिया जाता है और वो सूचित करता है कि वो फ़िल्म कितना अच्छा है, या अगर पढ़ाई में वो सूचित करता है कि बच्चे को जो हमने पढ़ाया, अगर जैसे आपने पढ़ाया तो आपने पूछा कि बच्चों मुझे अगर 10 मार्क्स है मेरे पास, अब मैंने जो पढ़ाया तो आप 10 में कितने मार्क्स दे रहे हो। ये कोई बच्चा ही है, ठीक है, तो वो एग्ज़ाम दिया, ठीक है, तो उसमें वो कितना सही किया तो आपने 10 में 8 नंबर दिए, तो आपने एक हिसाब से उसे रेटिंग दिया कि आपका प्रदर्शन 10 में 8 नंबर का है, ठीक है। चेक लिस्ट बेसिकली नहीं पूछते हैं तो इसलिए चेक लिस्ट को हम लोग नहीं पढ़ेंगे। अवलोकन विधि। मूल्यांकन केवल परीक्षणों के साथ ही नहीं किया जा सकता बल्कि अवलोकन के साथ भी किया जा सकता है। ऐसे कई कारक हैं जिनका परीक्षण की सहायता से मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, इसलिए अवलोकन मूल्यांकन का एक और उपयुक्त तरीका है जो माफ़ी चाहूँगा, वो थोड़ा स्पेस के प्रॉब्लम के कारण वो वीडियो कट हो गई थी। तो यहाँ पे फिर से देखते हैं कि अवलोकन विधि क्या है। मूल्यांकन केवल परीक्षणों के साथ ही नहीं किया जा सकता बल्कि अवलोकन के साथ भी किया जा सकता है। ऐसे कई कारक हैं जिनका परीक्षण की सहायता से मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है, इसलिए अवलोकन मूल्यांकन का एक और उपयुक्त तरीका है जो गणित को पढ़ाने के समय शिक्षक को छात्र के व्यवहार का पालन करना चाहिए। वह उन्हें लिख सकते हैं और बाद में इसका विश्लेषण कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हमने बहुत ही शॉर्ट टर्म में गणित की जो भी अवधारणाएँ हैं, गणित की जो भी महत्व है, उसके कारक हैं, उसको समझने का प्रयास किया, इसकी प्रकृति, इसकी विशेषताएँ। तो हमने लगभग सारी चीज़ों को एक ही वीडियो में समझ लिया है। आपने कुछ नहीं भी पढ़ा है और सिर्फ़ इस वीडियो को अगर आप समझ जाते हैं, तो भी आपको एग्ज़ाम में कोई परेशानी नहीं आएगी। मेरा विश्वास कीजिए कि ये सारी टेक्निक जो मैंने अपनाई हैं वो वही मैं बता रहा हूँ, मैं कोई अलग नहीं बता रहा हूँ कि कहाँ से कॉपी पेस्ट है। बस मैंने जिन जिन सामग्री का प्रयोग किया है
उसी को आधार बनाकर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अगला जो वीडियो है वो है मेरा ईवीएस पे, जो लगभग कंप्लीट चीज़ें रहेंगी। आप उसको भी एक बार अवश्य देखिएगा, जिससे आपको रिवीजन में आसानी होगी और जो चीज़ें आपने पढ़ी है उसे और ज़्यादा समझ विकसित में मदद मिलेगी। उसके बाद वीडियो आएंगे हिंदी के, इंग्लिश के, उर्दू के और सीडीपी के सबसे अंत में, इसलिए कि सीडीपी जो एक है वो पूरा पेडागोगी का ही 30 मार्क्स का पार्ट है और वो कहीं ना कहीं अन्य सब्जेक्ट से भी लिंकेज है। तो सीडीपी को अगर हम बाद में करेंगे तो जो मैंने अभी 5 वीडियो जो मैं कराऊंगा, क्या बोलते हैं, जो मैराथन सेशन, वो सारे उसमें एक तरीके से उसका पेडागोगी रिवीजन हो जाएगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।